तो सोचिए, एक ऐसा राजवंश जो बड़े बड़े वैदिक यज्ञों के लिए जाना जाए, लेकिन उसकी सबसे मशहूर निशानी निकले एक शानदार बौद्ध स्तूप। शुंग वंश, जो मौर्यों के उस विशाल साम्राज्य के बाद उभरा था, वो ऐसे ही दिलचस्प विरोधाभासों से भरा हुआ है। आज हम शुंग काल के जो भी स्रोत हमें मिलते हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास उनके उदय, उनके शासन और हाँ, भारतीय संस्कृति पर उनके असर से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ पुरातात्विक सबूत भी हैं। तो आइए इन्हीं के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि शुंग काल की कहानी में आखिर खास क्या था। तो ये सत्ता बदली कैसे, मतलब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ कैसे? हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है करीब करीब 185 ईसा पूर्व से। जो आखिरी मौर्य सम्राट थे, बृहद्रथ, वो उतने ताकतवर नहीं रह गए थे। तो उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने सेना का निरीक्षण चल रहा था, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी और पाटलिपुत्रों की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ओह, तो ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसने उस महान मौर्य युग का अंत कर दिया और इसे आप एक तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से मतलब केंद्र में लाने की कोशिश भी कह सकते हैं। अच्छा, और इस वंश के अहम चेहरे कौन थे? जाहिर संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग ही हुए। करीब 36 साल, है ना, लंबा शासन था। हाँ बिल्कुल, पुष्यमित्र ने न सिर्फ साम्राज्य को संभाला, बल्कि जो यवन थे, मतलब इंडो ग्रीक आक्रमणकारी, उनको पीछे धकेला और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये वो बड़े वैदिक अनुष्ठान होते थे ना, जो राजा की सबसे बड़ी सत्ता और ताकत को दिखाते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान है, जो बौद्ध नजरिए से लिखी कहानियां और इतिहास का संग्रह है। उनमें पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म के लिए थोड़ा कठोर बताया गया है, लेकिन देखिए, इस पर सारे इतिहासकार एकमत नहीं है, थोड़ी बहस है इस पर। अच्छा, और पुष्यमित्र के बाद कौन? उनके बेटे अग्निमित्र। उनका जिक्र तो महाकवि कालिदास ने अपने मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम में हीरो के तौर पर किया है। इससे उनके शासन और शायद विदर्भ तक उनका जो प्रभाव था, उसका कुछ अंदाजा लगता है। हाँ हाँ, सुनाए। फिर वसुमित्र का नाम आता है। कहा जाता है कि उन्होंने भी यवनों से लड़ाई लड़ी और इस कड़ी में जो आखिरी थे, वो थे देवभूति, जिनकी हत्या उन्हीं के एक मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी। ये हुआ लगभग 73 ईसा पूर्व में, और बस यहीं से फिर कण्व वंश शुरू हो गया। तो प्रशासन के मामले में क्या मौर्यों से कुछ अलग था इनके टाइम में? देखिए, काफी कुछ तो मौर्यों जैसा ही रखा उन्होंने, वो ढांचा बनाए रखा। लेकिन हाँ, एक फर्क शायद ये था कि इनके समय में वो जो सामंतवादी सोच होती है ना, वो थोड़ी बढ़ी। मतलब ऐसा लगता है कि मौर्यों के मुकाबले केंद्रीय कंट्रोल शायद थोड़ा ढीला हुआ होगा, जिससे जो लोकल शासक या गवर्नर थे, वो ज्यादा पावरफुल होने लगे। और हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों और वैदिक परंपराओं को तो काफी बढ़ावा दिया। शासकों का खुद यज्ञ करना ये दिखाता है कि धर्म और राजनीति कितने जुड़े हुए थे। और यहीं पर वो दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है ना? एक तरफ ब्राह्मण धर्म और वैदिक कर्मकांडों का जोर, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का क्या हुआ? बिल्कुल, यहीं पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी लगती है। जैसा हमने कहा, कुछ बौद्ध स्रोत कहते हैं कि दमन हुआ, पर दूसरी तरफ आप देखें तो कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्माण भी इसी दौर में हुए हैं। तो अब ये क्या था? क्या शासकों की कोई दोहरी नीति थी, या फिर जो स्थानीय कलाकार थे, समुदाय थे, उनकी अपनी एक आज़ादी थी? ये कहना मुश्किल है, पर ये जरूर दिखाता है कि जमीनी हकीकत शायद उतनी सीधी सपाट ना रही हो। और कला की बात निकली है तो वो भरूतूप, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में है ये, और शुंग काल की ही देन है। बौद्ध कला का क्या अद्भुत नमूना है ये बात। वाकई हैरान करती है कि वैदिक रिवाजों को मानने वाले शासकों के राज में इतना भव्य बौद्ध स्मारक कैसे बना। हाँ, ये विरोधाभास सच में सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है ये कोई राजनीतिक जरूरत रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि स्थानीय कला की परंपराएं इतनी मजबूत थी कि उन्हें राजा का संरक्षण मिलता रहा। इसी दौर में स्तूपों के चारों तरफ वो सुंदर तोरण यानी गेटवे और वेदिका यानी रेलिंग बनाने की कला भी खूब फली फूली। अच्छा। संस्कृत भाषा और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। इसी ने आगे चलकर कालिदास जैसे कवियों के लिए जमीन तैयार की, और वो जो गांधार और मथुरा कला शैलियां हैं, उनके शुरुआती बीज भी आप कह सकते हैं कि इसी दौर में पड़े। और मिलिट्री तौर पे देखें तो उत्तर भारत में स्थिरता तो बनाए रखी उन्होंने, खासकर यवनों से, शायद शकों से भी जूझते हुए मगध से मथुरा तक उनका असर दिखता है।
पर फिर इनका पतन क्यों हो गया इतनी जल्दी? हाँ, वजह तो ज्यादातर वही थी जो अक्सर बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण बनती हैं। एक तो जो आखिरी शासक थे देवभूति, वो कमजोर और अयोग्य साबित हुए। अच्छा। दरबार में मंत्री लोग, खासकर वो वासुदेव कण्व, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए और साम्राज्य पर जो केंद्रीय पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। लोकल शासक ज्यादा आजाद होने लगे थे। तो कुल मिलाकर शुंग वंश का महत्व क्या कहेंगे? देखिए, मौर्यों के बाद जो एक बिखराव का माहौल था, उसको उन्होंने कुछ हद तक समेटा। उत्तर भारत को एक राजनीतिक स्थिरता दी, वैदिक संस्कृति को एक नया जीवन दिया। हाँ, और कला में, खासकर मूर्ति कला और वास्तुकला में, जैसे वो भरुहत स्तूप और तोरण शैली, बिल्कुल, वो तो एक अहम योगदान था। बिल्कुल सही। उन्हें अक्सर मौर्यों और गुप्त साम्राज्यों के बीच की एक संक्रमणकालीन शक्ति या ट्रांजिशनल पावर की तरह देखा जाता है। उनका साम्राज्य शायद मौर्यों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए से ये दौर बहुत अहम था। इसने प्राचीन भारत की वो जो मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान थी, उसको और पक्का किया। और अंत में शायद ये सवाल सोचने लायक है, एक ही समय में वैदिक यज्ञ भी हो रहे हैं और भरूच जैसे बौद्ध स्तूप भी बन रहे हैं। क्या ये हमें प्राचीन भारत में धर्म और सत्ता के रिश्तों को सिर्फ टकराव या सिर्फ संरक्षण, मतलब ऐसे सिंपल खांचों में देखने की हमारी आदत पर दोबारा सोचने को मजबूर नहीं करता? शायद